on the agenda of development, be it as the world's most dynamic places to live in or as cities of the future, or even the world's fastest growing tech hubs. India's cities are slowly beginning to make a mark on global lists. As India walks into its most promising decade yet, the rest of the world is set to bet on its growth frontiers. States that lead their own transformation will also lead India well into the future. In fact, that's why today we have in our midst the Chief Minister of a state that is just 21 years old but is already registering record agricultural growth and getting accolades for a very interesting Godhan Nyay Yojana and winning the crown for the cleanest state in the country for the last 2 years. Please join me in welcoming on stage Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel, in conversation with Group Editor, Politics of Times Network, Navika Kumar. Over to you, Navika. Good morning, ladies and gentlemen, and today at the IEC, a very special guest with us this morning, the Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel. Baghel साहब, आपने 27 महीने पहले कमान संभाली थी छत्तीसगढ़ की और इस दौरान कम से कम 12 महीने कोविड से लड़ने में निकल गए। इन 27 महीनों में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? जहाँ तक कि मैंने जब सत्ता संभाली 17 दिसंबर 2018 और उसके ठीक 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए, फिर हमारे यहाँ स्थानीय चुनाव भी हुए, नगरीय निकाय के, जिला पंचायत के सब चुनाव हुए और उसके बाद हम दूसरे बजट प्रस्तुत किए वैसे ही कोरोना का। लेकिन हमने जो रोड मैप बनाया उसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ा और रोड मैप ये था कि सबसे पहले हमने किसानों के ऋण माफ़ किया, दूसरा हमने किया कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया। बाद में भारत सरकार ने कहा कि आप बोनस दे रहे हैं इसलिए आपके चावल नहीं खरीदे जाएंगे एफसीआई के माध्यम से। फिर हमने नेक्स्ट ईयर फिर 1815 पिछले साल 1815 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा, इस साल 1868 रुपये के हिसाब से खरीदा। और फिर किसानों से कि आर्थिक स्थिति बनी रहे इसलिए इनपुट सपोर्ट प्राइस हमने दिया 10,000 रुपये प्रति एकड़ का। इससे स्थिति ये बनी कि किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। न केवल किसानों का आर्थिक स्थिति बल्कि हमारे यहाँ 44% जंगल है और लगभग 13 लाख परिवार है जो तेंदुपत्ता और लघु वनोपज संग्रहण करते हैं। उसके भी पिछले वर्षों में केवल 7 लघु वनोपज ही खरीदे जाते थे, हमने बढ़ाकर 52 लघु वनोपज को सपोर्ट प्राइस में खरीदी शुरू किया। और तेंदुपत्ता की जहाँ तक की बात है, पिछले वर्षों में जो 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से रहा उसको 4,000 बढ़ाया। तो न केवल हमने किसानों की आर्थिक स्थिति बल्कि जो जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं उनके आर्थिक स्थिति का भी हमने ध्यान रखा। और मनरेगा भी हमने पिछले साल रिकॉर्ड मतलब 107% मनरेगा मजदूर से हमने काम लिया। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त हमने सपोर्ट किया और उसका परिणाम ये हुआ कि मंदी का असर हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। तो लोगों के अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे ये हमारी चिंता रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। दूसरा ये है कि उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। स्वास्थ्य में आप देखेंगे मलेरिया में जहाँ 5.41% रहा प्रति 1,000 में, अब वो घट के 1.17% रह गया है। तो ये जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि पहले जो मलेरिया के कारण से प्रभावित होते थे अब उसमें भारी कमी आई है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने शुरुआत की, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो ये लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बघेल जी, सवाल ये उठता है कि हाल ही के समय में हमने देखा है कि कृषि कानूनों पर
काफ़ी स्टेट्स और सेंटर के बीच में मतभेद रहे। मतभेद ही सिर्फ नहीं, दिल्ली की सड़कों पर हमने जो वाक़ये देखे हैं, शायद इस देश में ये देखने नहीं चाहिए थे जो 26 जनवरी को हुआ रेड फोर्ट पर, ये शायद नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक नई पीढ़ी के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, कब तक हम सब्सिडी के मॉडल पर किसानों को एक ही क्रॉप, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, जिस स्टेट में जो उग रहा है, हम उसी पर ध्यान देते रहेंगे? कब तक हम मिडलमैन के चुंगल में रहेंगे, आर्थियों के चुंगल में रहेंगे? क्या इस पर एक मॉडर्न आउटलुक, एक नई तरह से सोच विचार करने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि अगर आप पंजाब की बात लें तो पंजाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि वाटर टेबल घटता जा रहा है, लेकिन वहाँ जो क्रॉपिंग पैटर्न का जो एम्फोसिस है, चाहे गेहूं पर या चावल पर, वो और भी इस वाटर टेबल को खराब कर रहा है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से नए कानूनों की बात करते हैं तो इस पर पॉलिटिकल ऑपोजिशन बहुत होता है। इकोनॉमिक इश्यूज पर राजनीति क्यों होती है? क्या ये सिर्फ इस पर निर्भर है कि एक नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए इनको ऑपोजिट आइडियोलॉजी अपनानी ही है, इसी पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। थोड़ा सा हम लोग पीछे चले। जब देश आज़ाद हुआ था और 70 के दशक तक की स्थिति ये थी कि देश में राशन की, अनाज की भारी किल्लत रही है और हमको अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ा था। वो दौर था जब हम अपने लोगों को राशन उपलब्ध नहीं करा पाते थे। उस समय इंदिरा जी ने हरित क्रांति का आह्वान किया। देश के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज अनाज इतना उत्पादन कर दिए हैं कि 3 साल तक यदि सूखा पड़ जाए तो पर भी हिंदुस्तान के लोगों को अनाज की कमी नहीं होगी। ये किसानों ने कर दिखाया। अब इसमें आज जब उत्पादन बढ़ गया है तो ये क्या दोष किसानों का है? यदि आप जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, सब्सिडी इसलिए देना पड़ता है कि आपको आम जनता के, आपके जो गृहस्थ की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो ना बिगड़े। यदि आज चावल हम 3 रुपये हम दे रहे हैं, 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे रहे हैं, गरीबों तक पहुँचे, स्थिति तो ये आई थी कि लोग आम की गुठली खा के जीवन यापन कर रहे थे। तो सरकार की जिम्मेदारी है उन लोगों तक के राशन पहुंचाए, उनका हक है, भोजन का अधिकार है, तो इस कारण से सब्सिडी देनी पड़ती है। दूसरी बात यह है, क्या सब्सिडी केवल किसानों को दिया जाता है? क्या जितने उद्योग एनपीए हुए हैं पिछले सालों में, हजारों नहीं 1.5-2 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को का ऋण माफ़ नहीं किया? और किसानों के यदि ऋण माफ़ी की बात आती है, सहयोग की बात आती है, तो सब लोग उठ खड़े होते हैं। दूसरी बात ये, यदि किसान मांग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, हमारे अनाज उस सपोर्ट प्राइस में खरीदिए, उसकी व्यवस्था करिए। ये किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने उत्पाद का रेट तय नहीं करता, बहुत सारे लोग अपने उत्पाद का रेट तय करते हैं। क्योंकि यदि उस प्रकार से हो तो ये इकोनॉमिक आप शुरू से उस प्रकार की व्यवस्था करके रखे हैं कि राशन कम से कम सस्ता मिले आपकी गृहस्थी चलाने के लिए। तो इसलिए इसको लगातार उसको एक समय था ले भी लेते थे। जब अनाज कम हुआ था तो किसानों के यहाँ से जबरिया उसके खलिहान से, उसके घर से अनाज सरकार निकाल लेती थी। आज जब ज़्यादा हो गया तो आपको अब व्यवस्था ये करना चाहिए कि ये जो अनाज है उसका उपयोग क्या है। केवल भोजन के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों में भी इसका उपयोग हो सकता है, चाहे स्टार्च बनाने में, चाहे इथेनॉल बनाने में, चाहे और दूसरी चीज़ें बनाने में। तो उस दिशा में बढ़ाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार उसमें भी रोक लगा कर रखी है। हमने पत्र लिखा कि हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। हमारे पास सरप्लस पैडी है और सरप्लस पैडी करें क्या? जैसे इस साल हमने
रिकॉर्ड धान खरीदी किया। 21 साल के में 21वां साल है हमारे छत्तीसगढ़ का, और इसमें हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। मतलब किसानों के जो हमारे रजिस्टर्ड किसान थे 21,53,000, उसमें से 20,50,000 लोगों का हमने धान खरीदा। मतलब लगभग 95.4% किसानों का हमने धान खरीदा। तो धान, अब भारत सरकार कहती है हम FCI में चावल नहीं लेंगे। हमको कहा दिया गया कि 24 लाख मीट्रिक टन ही चावल हम आपके लेंगे, जबकि पहले सहमति बनी थी 60 लाख मीट्रिक टन का। अब जो धान बचेगा उसका हम करें क्या? या तो मार्केट में बेचें, या सड़ता हुआ छोड़ दें, या फिर दूसरा अल्टरनेटिव है कि उसका इथेनॉल बना दें। आज बायोडीजल के, बायोफ्यूल की सब पूरे दुनिया में डिमांड है। यदि उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी भारत सरकार रोक लगा कि आपको अनुमति नहीं दी जाती। तो आपको यदि सरप्लस अनाज है तो उसके अल्टरनेटिव आपको व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों का ये दोष बिल्कुल नहीं है। किसानों ने चुनौती स्वीकार की कि देश के लिए अनाज उत्पादन करे, और उन्होंने करके दिखा दिया। वैज्ञानिकों के सहयोग से, किसानों की मेहनत से ये संभव हुआ। बघेल साहब, आपने बात की कि पीछे ले जाता हूं और बताता हूं कि इंडिपेंडेंस के समय से कैसे हमारे यहाँ फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमने पीछे का दौर देखा है, उससे बहुत कुछ सीखा है और उससे बहुत आगे बढ़े भी हैं, और ये एक्सपीरियंस एक दौर के लिए शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब हमें आगे देखने की ज़रूरत है। आज के दौर में कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसे हमें देखना पड़ेगा। आपने स्वयं ही कहा कि जो धान है वो सरप्लस है, तो हम धान क्यों उगाएं, कुछ और क्यों ना उगाएं? ये एजुकेशन किसान को देना भी तो किसी सरकार का दायित्व बनता है। ये स्टेट गवर्नमेंट कहे कि मेरा दायित्व है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि मेरा दायित्व है, ये राजनीति में बात दबकर रह जाती है। इशू ये है कि ना हम अपने किसान को मॉडर्नाइज कर रहे हैं सोचने के लिए कि आप वीट राइस कल्टीवेशन से निकलकर आगे जाएं। दूसरी बात, ये जो किसान के जो नए लॉज थे, ये जो नए कृषि के लॉज थे, ये उन्हें एक फ्रीडम देता, वो अपने आप एक्सपेरिमेंट करके सीखते। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी भी सरकार ने कहा कि वो दे रही है। आप कहते हैं कि लिखित में दीजिए, लॉ में इंक्लूड कीजिए, पहले भी कभी लॉ में इंक्लूड नहीं हुआ। स्टोरेज के मामले में हमारे यहाँ गोडाउन्स की कमी है, और गोडाउन्स में आपने देखा होगा, कम से कम मैंने अपने जर्नलिस्टिक जीवन में पंजाब हरियाणा के गोडाउन्स में धान सड़ता हुआ देखा है, उसको चूहों को खाते हुए देखा है, और वो ह्यूमन कंजम्पशन स्टैंडर्ड पर नहीं आते। ये सब हमने देखा हुआ है। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? मैं आपसे आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, एक भारतीय नागरिक के नाते पूछना चाहती हूं कि क्या इस पर सभी स्टेट्स, सेंटर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर सोचने की जरूरत नहीं है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए अगर सब्सिडी की जरूरत है और कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स बचानी है फैमिलीज की। हमें मिडलमैन की जरूरत क्यों है? पहली बात यह है कि हम किसी कमरे में बैठ के किसी राज्य में क्या उत्पादन होगा ये तय नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, आसाम हो, इन राज्यों में जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, आप बरसात में धान के अलावा क्या ले सकते हैं? महाराष्ट्र है या कर्नाटक है जहाँ पानी कम गिरता है, या राजस्थान में जहाँ पानी कम गिर रहा हो, वहाँ आप यदि दूसरे फसल के बारे में सोचेंगे तो संभव है। लेकिन आप उड़ीसा छत्तीसगढ़ में नहीं सोचते। छत्तीसगढ़ में दोनों मानसून आता है। आपको मुंबई की भी मानसून हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में जो थोड़ा सा भी हलचल हो तो छत्तीसगढ़ में पानी गिर जाता है। तो हम बरसात में दूसरा फसल ले ही नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ 44% जंगल है। अब वहाँ आप बांध नहीं बना सकते, आप नहर नहीं खोद सकते, सिंचाई की कोई साधन नहीं है, तो आप कौन सा फसल ले सकते हैं? आपको पर्यावरण भी सुधारना है। हम यदि कहें हिंदुस्तान के 8 से 10% ऑक्सीजन हम देते हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन हमारे जंगल में रहने वालों को क्या मिलता है उसके अगेंस्ट में? क्योंकि वहाँ न बिजली जा सकती है, न बांध बना सकते हैं, न सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, तो बरसात में जो पानी गिरता है उसी फसल लेते हैं। तो आज स्थिति ये है, जिन राज्यों में दूसरे फसल लिए जा सकते हैं
उन राज्यों में यदि आप धान ले रहे हैं तो उसे रोका जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आसाम में आप क्या कर सकते हैं? आप जो ऊपरी आसाम है वहाँ तो चाय बागान है, लेकिन लोअर आसाम है जहाँ ब्रह्मपुत्र के नीचे जहाँ फ्लड आता है, तो फ्लड में आप कौन सा फसल ले सकते हैं धान के अलावा, और उसके कैसे रोक सकते हैं? दूसरी बात, बार बार जब बात आ रही है ये किसी कानून के बारे में जो बात आप कह रही हैं, तो आखिर किसानों ने तो मांगा नहीं था ये कानून लागू करो। दूसरी बात यह है कि जहां मंडी नहीं है वहां कौन सा रेट ज़्यादा हो गया? बिहार ने 2006 में बंद कर दिया था मंडी एक्ट, लेकिन आज बिहार में 700 से लेकर 1200 तक के धान बेच रहे हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में हमने सोसाइटी के माध्यम से खरीदना शुरू किया था। हमारे यहाँ समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है, 1868 रुपये हमने खरीदा। तो किसान यही मांग रहे हैं कि हमको समर्थन मूल्य हमारी खरीद की जाए। वो गलत नहीं कर रहे हैं। आप यदि उसके उत्पादन को देखें, अच्छा किसान यदि किसानी ना करे तो सरकार बताए वो क्या करे, दूसरा काम क्या है वो बता दे। आप किसानी भी नहीं करने देंगे और उसका रेट भी ना दें तो आखिर किसान करेगा क्या? और आज भी 60% हिंदुस्तानी कृषि पे निर्भर है। हमारा जो इकोनॉमी किस प्रकार से है, अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है, जिसके पास रोजगार नहीं है वो सब किसानों से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए हैं, और 60% लोग हैं। यदि 60% लोगों को संभालना है और कोई बहुत ज़्यादा राशि की ज़रूरत नहीं है, इससे हमने छत्तीसगढ़ में उसको कर दिखाया। आज पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, वहाँ के लोगों के, आप यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इन 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा यदि ट्रैक्टर बिका है तो छत्तीसगढ़ में बिका है, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बिका है तो छत्तीसगढ़ में बिका है, सबसे ज़्यादा कारें बिकी है तो छत्तीसगढ़ में बिकी है। क्यों? क्योंकि हमने किसानों का अर्थव्यवस्था को हमने सुदृढ़ किया। यही बात राहुल जी कहते हैं कि जो आम लोग हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम करो। जो अर्थशास्त्री दुनिया के वो भी कहते हैं कि आम लोगों की जेब में पैसा डालो, और वो काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि आम लोगों के, किसानों के 20 लाख किसानों के खाते में हमने डाला, 20 लाख परिवार हो गया। 13 लाख हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उसके हमने डाला। इस साल पूरे देश के 72.5% लघु वनोपज खरीद के हम सबसे ऊपर में हैं। लघु वनोपज भी खरीदे, उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो उन लोगों के जेब में पैसा गया तो वहाँ के बाजार में भी रौनक है। चाहे आप जिम ज्वेलरी में चल दीजिए, सराफा बाजार भी कहिए, रियल इस्टेट में कहिए, छत्तीसगढ़ में आप रजिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, अन्य वर्षों की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में 1.5 गुना ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हुई है रियल इस्टेट में। उसी प्रकार से चाहे टेक्सटाइल में चल दीजिए, किसी फील्ड में चल दीजिए आप। तो यदि हिंदुस्तान के इकोनॉमिक्स को सुधारना है तो आम जनता के जेब में पैसा डालना पड़ेगा। चंद लोगों की जेब में पैसा डालने से हिंदुस्तान की इकोनॉमी नहीं सुधरने वाली है। न व्यापार संभलने वाला है, न उद्योग चलने वाला है। यदि उद्योग चलाना चाहते हैं तो आखिर उद्योग के उत्पाद का जो सामान है वो जाएगा कहाँ? ग्राहक के पास। ग्राहक की जेब में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खरीदेगा कौन? तो सबसे जरूरी ये है, यदि आपको व्यापार चलाना है तो ग्राहक के जेब में पैसा होना चाहिए। अब जब बाजार चलेगा, व्यापार चलेगा तो उद्योग भी चलेगा। उद्योग भाई उत्पादन कर लेंगे, रखेंगे कहाँ? कौन खरीदेगा? इसलिए जरूरी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप मजबूत करिए। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा छत्तीसगढ़ है। जो पार्टी लाइसेंस राज जिसने शुरू किया था इंदिरा गांधी जी के दौर में, आज वो कह रही है कि आम आदमी के जेब में पैसा जाए और कुछ लोगों की मदद सिर्फ ना हो, सबकी मदद हो, तो ये कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव आया है। और आपने असम की बात की छत्तीसगढ़ के साथ, और असम की बात आजकल आप बहुत दिल से करते हैं क्योंकि प्रभारी हैं आप असम के लिए इस चुनाव के दौर में। ऑब्जर्वर, जिस तरह से आप असम को अपने अंदर ले चुके हैं तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ और असम दोनों आप ही के स्टेट हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस चुनाव के दौर में आपने राहुल जी की बात की। राहुल जी के अगर आइडियाज इतने अच्छे हैं और आपको सक्सेस मिला है छत्तीसगढ़ में, तो बाकी देश में राहुल जी के आइडियाज को इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस की जो जमीन पर एक उनका जो अस्तित्व था वो मिटता क्यों चला जा रहा है? देखिए, जब आप
आप यदि चुनाव करें, केवल यदि अर्थव्यवस्था के आधार पर चुनाव करेंगे तो लोग दूसरे तुलना करेंगे। आप एक तरफ अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भावनात्मक बात कर रहे हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, तो भावनात्मक देशभक्ति की बात आ गई। उस समय अर्थव्यवस्था की बात नहीं हुई। और जो राहुल जी ने जो न्याय की बात कही है, हमने लागू किया और उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो ये देर सबेर पूरे देश के लोगों को उस दिशा में चलना पड़ेगा। आखिर महात्मा गांधी के भी जो ग्राम स्वराज्य है क्या, स्वावलंबन क्या है, कि हम इसी दिशा में बढ़े। जब तक कि हम स्वावलंबी नहीं बनेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे, देश का अर्थव्यवस्था सुधरना नहीं है। तो इसलिए हमारे विचार है, चिंतन है, उसके केंद्र में व्यक्ति होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। जब तक कि उसको हम ध्यान में रख के हम अपने रणनीति नहीं बनाएंगे, नीतियां नहीं बनाएंगे, कार्यक्रम नहीं देंगे, आप अर्थव्यवस्था आपका फेल होते जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा के लिए लोग इसलिए वोट देते हैं क्योंकि भावनात्मक होता है और डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार कुछ कर नहीं पाई है? बिल्कुल नहीं। आप 2019 के चुनाव में देख लीजिए, किसी ने नोटबंदी के आधार पे एक बार भी वोट मांगा? जीएसटी के आधार पे एक बार भी वोट मांगा? या अभी आसाम में, बंगाल में या 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां लॉकडाउन के आधार पे उन्होंने वोट मांगा? आप उस आधार पे वोट नहीं मांगते, आप वोट मांगते हो किसी और कारण से, भावनात्मक कारणों से। तो आप समझते हैं कि जनता जो वोट देती है वो इसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाती, जनता बेवकूफ बन जाती है हर बार? जनता तो सब कुछ है, उसको बेवकूफ कैसे कर सकते हैं आप? तो फिर अगर जनता वोट देती है, सवाल इस बात का है, जो दिखता है वही बिकता है। आप जो बताएंगे वही तो देखेंगे। टीवी में आप जो चीज दिखाएंगे वही तो लोग देखेंगे। वो जो देखना चाहते हैं आप दिखाते हैं क्या? आप दिखाना चाहते हैं वो देखते हैं। फर्क और ये भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते भाई हैं। आप लगातार किसी चीज को फीड करते रहेंगे तो वो उसी प्रकार से सोचना शुरू करता है। अच्छा, फैक्ट्स पर जाते हैं। अगर हम बिहार के चुनाव देख लें जो रिसेंटली हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर थी आरजेडी की। कांग्रेस पार्टी को जितने सीटें मिली उसकी 10% भी नहीं जीत सकी। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप टेल एंडर की पार्टी हैं। उस पूरे अलायंस पार्टनरशिप में शिवसेना और एनसीपी के बीच में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। केरला की तरफ आ जाइए, केरला में हमेशा ये हुआ है कि एलडीएफ के बाद यूडीएफ, यूडीएफ के बाद एलडीएफ। इस बार ऐसा लग रहा है, हर ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि पिनरी विजयन की सरकार वापस आएगी। राहुल गांधी अब वहां के नेता हैं, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड के, फिर भी केरला में उनका कोई ऐसा वहां पर लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ा है। तमिलनाडु में आप 41 सीट के जूनियर पार्टनर थे 2016 में, अब आप 25 सीट के जूनियर मोस्ट पार्टनर हो गए। ये फैक्ट्स हैं बघेल जी, इसको कोई जुटला नहीं सकता। नहीं, एक चीज बताइए, वहां तमिलनाडु में जूनियर मोस्ट है तो और किस किस गठबंधन हुआ है? 3-4 लोगों के बीच में गठबंधन, की 2 पार्टी के बीच में गठबंधन है? नहीं, तो जूनियर मोस्ट कैसे हो गया? 3-4 पार्टियां भी हों पर अस्तित्व मतलब कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी थी। ठीक है, तमिलनाडु में शुरू से वही रहा है, डीएमके या एआईडीएमके इनके बीच रहा है। तो वहां कौन सा दूसरी पार्टी बड़ी पार्टी हो गई? केरला में तो शुरू से चला आ रहा है। पर इस बार तो यूडीएफ, आपको रिजल्ट पहले से मालूम हो गया। ओपिनियन पोल मैंने पहले ही कहा कि ओपिनियन पोल में आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीत रही 5 राज्यों में। ना आसाम में जीत रही है, ना बंगाल में जीत रही है, ना साउथ में करे 2-2 बार। बंगाल में भी आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए, आपको आईएसएफ का सपोर्ट लेना पड़ता है। केरला में आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में लेफ्ट की लाठी लेकर चलते हैं। आइडियोलॉजी कहां गई कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस की आइडियोलॉजी कहीं नहीं गई है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उतार चढ़ाव आएंगे। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी आप मानते हैं तो पर भी आप पंजाब में किसका सपोर्ट लेते हैं, हरियाणा में किसका सपोर्ट लिए, दिल्ली में आपकी क्या स्थिति है? आप बिहार जैसे बड़े राज्य में भी आप नीतीश कुमार के सहारे आप चल रहे हैं। तो
आज ये कहना कि केवल एक पार्टी सभी राज्यों में है, ये कहना गलत बात है। क्षेत्रीय दल का भी अस्तित्व है और क्षेत्रीय दलों के साथ जो बदली हुई जो राजनीति देवगौड़ा जी वगैरह के समय जो चला, गठबंधन के बीपी सिंह और के समय जो गठबंधन को जो दौर चला है वो अभी भी चल रहा है। और कौन सा ऐसी पार्टी है जो किसी समझौता नहीं करते और लड़ती है? कांग्रेस की आप क्षेत्रीय पार्टी है? कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का भी वजूद अब बहुत सारे राज्यों में हो गया है। दिल्ली राजधानी में भी आप देखिए क्षेत्रीय पार्टी है। आपकी जो कमिटी है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की, उन्होंने एक पास किया है रेजोल्यूशन के राहुल गांधी को वापस अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस का। मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर राहुल गांधी जी को इतने अवसर दिए गए हैं और पार्टी में या उनकी इच्छा में कोई फर्क नहीं हुआ, वो हमेशा ऐसा लगता है कि भागना चाहते हैं अध्यक्षता की पोजीशन से, तो क्या किसी और को ये कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं है? G23 भी कह रही है आपकी अपनी पार्टी में ही कि भाई आप लाइए एक ऐसा परफॉर्मर जो पार्टी का अस्तित्व वापस खड़ा कर सके। क्या उनकी ये मांग जो है नाजायज है? क्यों घूम फिर कर पूरे कांग्रेस पार्टी के इतने टैलेंट पूल में आप जैसे नेता हैं जहां पर, वहां घूम फिर कर एक ही नाम बार बार आता है, वो है राहुल गांधी। डेमोक्रेसी में और कोई किसी को चांस देने का आपके पास इजाजत ही नहीं? पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में एक बार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद हम बुरी तरह से पराजित हुए। पराजित होने की सारी जिम्मेदारी लोग दूसरों पे थोपते हैं। राहुल गांधी जी ने इसे स्वीकार किया और इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा आप जिसको चाहें आप चुन लें। ये तो कांग्रेस पार्टी पर आए, राहुल गांधी पे तो नहीं। राहुल गांधी ने कहा आप तो अध्यक्ष जिसको बनाना बना लीजिए, गांधी परिवार से बाहर बना लीजिए। लेकिन हुआ क्या? CWC ने और सारे राज्यों ने कहा नहीं आप बने। और दूसरी बात यह है, यदि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने का हम मांग करते हैं, उसके पीछे ठोस कारण है। आज पूरे देश में सत्ता के खिलाफ कौन बुलंद आवाज में अपनी बात करता है? भूपेश बघेल, अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, कई नेता हैं जो आवाज राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? मतलब कर सकते हैं। अगर सुनिए भाई, कैनवस जितना बड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं। मैडम एक चीज सुन लीजिए, हर व्यक्ति की अपनी स्वीकारता है और स्वीकारता कांग्रेस में केवल राहुल गांधी की है, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। मेरी स्वीकारता छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं है। दूसरे नेता सीनियर लीडर हैं, उसकी स्वीकारता हो सकता है कुछ ज्यादा हो, लेकिन राहुल गांधी की जो स्वीकारता है पूरे कांग्रेस में, पूरे देश भर में है। और इसलिए ये बात हो रही है। और फाइटर है, ठीक है, हारना जीतना अपनी फाइटर है। तो बंगाल में कल से चुनाव शुरू हो रहा है। राहुल गांधी जी का प्लेन अभी वहां लैंड ही नहीं किया एक बार भी कैंपेन करने के लिए। कहने से लैंड नहीं करेंगे ना, अपने रणनीति के हिसाब से करेंगे। नहीं तो उनकी रणनीति बंगाल के लिए कुछ है भी या नहीं? होगी वो उनसे पूछा जाए। मैं सवाल जो उठा नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं उसकी रणनीति क्या है, वो मैं कैसे बता सकता हूं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि आपकी पार्टी सीरियस चुनाव लड़ने में, जीते या हारी ये तो मई 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि कम से कम लड़े, जी भर कर लड़े, कम से कम एक ऑपोजिशन दे, क्योंकि ऑपोजिशन का एक बहुत दुरुस्त रोल रहा है इस देश में और आगे भी रहना चाहिए। टू गिव अप विदाउट अ फाइट इज समथिंग पीपल आर आस्किंग। हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। जो लोग कहते थे असम में तो कुछ भी नहीं है, आज स्थिति है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे उस स्टेट को। तो आप कहते हैं सीरियसनेस कैसे नहीं है? दूसरी बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी है, 5 साल से पूरे बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी बंगाल आप जीतने नहीं जा रहे हो। पूरा मंत्रिमंडल वहां लगा हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लेकिन आप जीतने नहीं जा रहे हो। केरल में आपकी वजूद नहीं है, आप तमिलनाडु हारने वाले हैं।
अब हो सकता है थोड़ा बहुत सीट जो केंद्र शासित राज्य है वहां थोड़ा पुडुचेरी जहां से कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी में कुछ मिल जाए तो बात अलग है। बचत तो मुझे 4 राज्यों में कहीं दिखाई नहीं देता। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे लेकिन बड़ी लड़ तो रही है बीजेपी जी, लड़ तो रही है, आत्मविश्वास से लड़ रही। अच्छा, कौन लोग नहीं लड़ रहे हैं भाई? सवाल इस बात का है कि जनता किसको स्वीकार करती, किसे नहीं स्वीकार करती। प्रजातंत्र है, हम अपनी बात कहते हैं, कभी हमारी बात स्वीकार की जाती, कभी नहीं स्वीकार की जाती। इसमें न निराश होने की बात है, न दुखी होने की बात है। प्रजातंत्र में तो जनता मतदाता है, उदाता है जिसको दे अपना वोट। भूपेश बघेल जी, राजनीति पर चर्चा कर कर अच्छा लगा, लेकिन आज ये इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, तो इस पर जाते जाते आपसे एक सवाल ये पूछूंगी कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले दशक में हम किन राज्यों को देख रहे हैं जो अपना एक स्थान बनाएंगी देश की इकोनॉमी में। आपने इकोनॉमी पर चर्चा की, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगले दशक में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म जो हमारा एक स्लोगन है, इस स्लोगन को आप असलियत में कैसे बदलेंगे? देखिए, वो राज्य जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, रूरल इंडस्ट्री पार्क लगाए, वैल्यू एडिशन करे, चाहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो, चाहे औषधि में बात हो, चाहे वो ग्रेन्स में भी हो, यदि उसका आप उस दिशा में आप काम करेंगे तो लोगों का आय भी बढ़ेगी और नए उद्योग भी लगेंगे और उद्योग के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश की भी इकोनॉमी में सुधार होगा। तो ये जब तक कि हम लोग नहीं करेंगे तब तक की बात नहीं बनेगी। कोर सेक्टर में हमने बहुत स्टील उत्पादन कर लिया, पावर सेक्टर में हम लोग बहुत काम कर लिए, लेकिन उसमें सिचुएशन आ चुका है। तो लेकिन ये जो सेक्टर है उसमें काम करने की ज़रूरत है, जहाँ रोजगार मिलेंगे लोगों को और अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। बघेल जी, हमेशा एक पॉलिटिकल रिपोर्टर की एक इच्छा होती है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछा जाए जिससे एक हेडलाइन सी बने। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, 100 करोड़ की एक डिपार्टमेंट पर एक्सटॉर्शन चार्ज, और ये वहां के पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी में कहा है, और वो पुलिस कमिश्नर चुना भी इसी सरकार द्वारा गया था जो महाविकास अघाड़ी है। लोग अब कह रहे हैं कि ये महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महावसूली अघाड़ी है। आपने कहा राहुल जी हमेशा चिंता करते हैं कि आम आदमी के जेब में पैसा हो, आम आदमी की तरक्की हो। इस तरह के एक्सटॉर्शन और 100 करोड़ से मेरे ख्याल से आम आदमी का तो कोई भला नहीं हो रहा, सिर्फ सरकार में कुछ राजनेताओं का भला हो रहा है। इस पर कांग्रेस की अपने क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस इस अनहोली अलायंस को कंटिन्यू करेगी और बाकी देश भर में उपदेश देगी कि जो बीजेपी कर रही है वो गलत है, हम वैसा नहीं करते, लेकिन जब समय आएगा तो आप भी वही करेंगे जो आप दूसरों को अक्यूज करते हैं? पहली बात तो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को नेता इस सीट पे बैठे ना, तो जरूर इस बात को पूछ लीजिएगा कि केवल विपक्षी राज्यों में ही आईटी, ईडी, सीबीआई की छापे क्यों पड़ते हैं? उन राज्यों में क्यों नहीं पड़ते जहां भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस के लोग शासन कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिस घटना के बारे में आप कह रहे हैं, तो ये बंदा बहुत ईमानदार लगता है, लेकिन ईमानदारी तब आई जब उसके गले तक के कानून के हाथ पहुंच रहे थे, तब उसको ईमानदारी की बात याद आई। ये घटना होगी भी, मैं नहीं कहता, मैं कोई जांच नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई रिपोर्ट आता है। जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसी आधार पर कह रहा हूँ मैं। तो क्या इतने दिन तक के ये घटना हो रही थी? यदि हो भी रही थी तो चुप क्यों था? इसका मतलब उसकी मिली भगत थी, और जब आपका गला फंसने लगा था आप कहें कि गृह मंत्री का आपने चिट्ठी लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। जब तक ये मामले के तक के सब बातें नहीं आएगी तब तक के किसी मामले में कहना उचित नहीं होगा। जांच रिपोर्ट एनआईए जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। अब इस मामले में जो 100 करोड़ वाले मामला है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, हाई कोर्ट गए नहीं है, वो न्यायालय
क्या आदेश देते हैं नहीं देते उसके बारे में मैं, लेकिन कार्यवाही उन अफसरों पर जरूर शुरू हो गई है जिन्होंने तथ्य सामने रखे। भूपेश बघेल जी, आप एक ग्रासरूट के नेता हैं और ग्रासरूट में आप जानते हैं कि पब्लिक परसेप्शन जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको दिल जीतना होता है पब्लिक का। और पब्लिक इस वक्त ये कह रही है कि आज आपने कह दिया कि परमवीर सिंह जी तो इतने कहां से सच्चे हो गए, चुना मैंने कहा वो तो बहुत ईमानदार हैं। नहीं तो चुना तो आप ही की सरकार ने था, तब वो सही थे, लेकिन अब लांछन लगाएंगे तो वो सही नहीं है। किसी को नहीं है अधिकारी चुनने का अधिकार नहीं। हम तो 5 साल वाले हैं, वो 35 साल वाले हैं। एक बार उनकी नियुक्ति, एक बार आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए तो जिंदगी में 60 साल की उम्र होते तक, रिटायरमेंट तक वो रहेंगे। हम लोग आते जाते रहते हैं, तो अधिकारी चुनने का अधिकार हमको नहीं है। जो है उसी में से काम लेना पड़ता है, चाहे सरकार चाहे कोई भी हो। लेकिन ये 100 करोड़ का जो एक्सटॉर्शन है, इस पर मुख्यमंत्री कोई एक्शन ले नहीं रहे। होम मिनिस्टर अपने स्थान पर अटल है। होम मिनिस्टर के रहते हुए क्या इसकी कोई भी तहकीकात हो सकती है? भाई जांच ही संस्थित नहीं हुई है, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट को जो डायरेक्शन देंगे उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो तब तक एविडेंस होम मिनिस्टर अपनी जगह रहकर डिस्ट्रॉय करना चाहे तो कर सकते हैं, समय है उनके पास। इनायत है, सारे फोर्सेस आपके पास हैं, आप कर लीजिए, कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन्हीं राज्यों में क्यों होता है सब चीजें जहां विपक्ष की सरकारें हैं। सवाल ये है, चाहे आप कहें पश्चिम बंगाल कहें, केरल कहें, छत्तीसगढ़ कहें, पंजाब कहें, आपके खिलाफ खड़े हुए तो आप अड़तिया के खिलाफ भी आपने कार्रवाई कर दी, क्योंकि आंदोलन अड़तियों का है। तो स्टेट्स ने भी कई ने पास कर दिया है रूल के सीबीआई हमारे लैंड पर आ नहीं सकती। ये कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति क्या हैज इट बिकम समथिंग दैट वील हैव टू एक्सेप्ट इन द फ्यूचर? देखिए, जब दुरुपयोग होना शुरू हो तो ये करना ही पड़ेगा। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, ये हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने किया था रोकने का काम। मेरी सरकार आने के बाद तो मैं केवल ये है कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, राज्य में 2012 हो गया था, तो वो नोटिफाई कर दीजिए, बस इतना मैंने किया था। नंबर 2, आखिर एनआईए का उपयोग, हालांकि ये बात सही है कि यूपीए सरकार में ही वो एक्ट बना, लेकिन किस प्रकार से उपयोग हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी की घटना घटी, जीरम में हमारे 29 नेता और जवान शहीद हुए थे। हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए थे। एनआईए ने जांच रिपोर्ट दी, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, कुछ नहीं आया। एक साधारण इंस्पेक्टर भी जांच करता, ज्यादा बेहतर जांच करता। लेकिन अब हम उसे कहते हैं कि हमको वापस दे दीजिए जांच, हम खुद जांच करना चाहते हैं, भारत सरकार नहीं दे रही है। तो ये इस प्रकार की बातें हैं जो दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल से इन एजेंसियों का, वो बेहद दुखदाई भी है। Well, politics over economics or economics over politics, what do people want in states? Whichever way you look at it, Chhattisgarh is the state to watch out for in the next decade, and Bhupesh Baghel is the Chief Minister to watch out for in the next decade or more. Thank you very much for joining me on the India Economic Conclave, Mr. Bhupesh Baghel. Thank you. Thank you so much, sir, and Navika, for that illuminating conversation. The year gone by may well prove to be an inflection point for educational reforms in India. The pandemic triggered India's response and made rapid strides towards e-learning as the government implemented the new national education policy in July 2020. The new vision proposes sweeping changes with the aim to make India a global knowledge superpower. It is now vital to catalyze this transformation so our youth can perform to their full potential. And who better to speak about the new national education policy and the challenges we anticipate in its implementation than the Minister of Education in India. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome
Honourable Minister Shri Ramesh Pokhriyal in a conversation with our consulting editor, Politics for Times Now, Padmaja Joshi, on the roadmap to roll out the new national education policy. पोखरियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके बारे में बड़े सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ही ड्राई मिनिस्ट्री है, पर दिलचस्प बात यह है कि आपका खुद से एक बड़ा पर्सनल रिलेशन है इस मिनिस्ट्री के साथ। पहले तो हमारी जो यहाँ पे दर्शक है, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके बारे में उनसे आप अपने पर्सनल जो कनेक्शन है इस मिनिस्ट्री के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कहा है कि मेरा व्यक्तिगत जो शिक्षा से जुड़ाव रहा है, तो आपको तो मालूम है कि मैं एक अध्यापक शिक्षक से लेकर के और शिक्षा मंत्री तक की मेरी यात्रा रही है। स्वाभाविक ये है, शिक्षा मेरा, जब मैं शिक्षक रहा हूँ तो शिक्षा मेरा महत्वपूर्ण विषय रहा ही होगा। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा बिंदु है जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश और दुनिया को किसी भी स्थिति में और कहाँ तक भी ले जा सकता है। जितने लोग शायद आज हम यहाँ पर बैठे हैं, शिक्षा ही हमको यहाँ तक लेकर के आई है। शिक्षा भी किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है और जिसके आधार पर वो व्यक्ति खड़ा होता है। यदि वो रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो शरीर का अस्तित्व बेकार हो जाता है। व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर हमारा तो जो देश रहा है वो हमेशा से विश्व गुरु के रूप में रहा है। और विश्व गुरु के रूप में यदि रहा है तो एक नहीं रहा है, वो शिक्षा के आधार पर ही रहा है। और शिक्षा भी केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान की शिक्षा नहीं रही है। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, और यदि पीछे को आप देखेंगे मेरे भारत को, कि भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा गया। हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है, कुटुंब माना है, विचार है हमारा। कोई भी व्यक्ति किसी काम को तब आगे बढ़ाता है जब उसके मन में कोई विचार प्रकट होता है और उस विचार की पूर्ति के लिए वो किसी सीमा तक अपनी कोशिशों को करता है। विचार क्या है? यदि हिंदुस्तान का मोटा मोटा देखेंगे शुरू से, तो हमारा विचार रहा है वसुधैव कुटुम्बकम। हमने कहा अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा को, पूरी दुनिया को हमने अपना परिवार माना है। कितने बड़ा विचार और ताकतवर है। और परिवार, एक और हम माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है माँ है। एक माँ वो है जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं और दूसरी माँ वो है जो जन्म लेने के बाद मृत्यु पर्यंत तक हमको अपनी गोद में पालती और पोसती है। उस पूरी धरती को हमने माँ कह करके पुकारा है। तो यदि उस पूरी धरती को माँ कह करके पुकारे तो स्वाभाविक ही है कि माँ की कोख से या माँ के जितने भी पुत्र और पुत्रियां हैं इस धरती पर पैदा होने वाले, सब हमारे अंग होते हैं। और उसी विजन को लेकर के जब हम आगे चलते हैं तो केवल बोलते ही नहीं है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कि धरती पर जब तक कोई भी एक प्राणी भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये हमारी ताकत है, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है कि उस धरती के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी जब तक हम खुशियों को नहीं बांट देते तब तक मेरे खुश होने का कोई मतलब ही नहीं। और उसके लिए भी रास्ता है। सेना भवतु सेनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावे तेजस्विना वधितमस्तु मां विद्विषा में। हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ करेंगे, हमारा पुरुषार्थ भी साथ साथ होगा। ये हमारा चिंतन रहा है
जिसको उस चिंतन को दूर दूर तक कभी कोई छू भी नहीं पाया है। तो जहाँ तक आपने शिक्षा का विषय बताया है, ये जो देश है ये हमेशा से ही पूरे विश्व को ज्ञान में, विज्ञान में, इस देश में सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इस देश में तो पैदा होता है। आर्यभट्ट अंक गणित को देने वाला और बीज गणित को देने वाले जितने वैज्ञानिक पूरी दुनिया को इसी देश में पैदा होता है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आयु का विज्ञान जिसको कहते हैं, जिसके पीछे आज सारी दुनिया खड़ी है, उस चरक ऋषि की भी जन्मस्थली यही देश होता है। और जिस योग के पीछे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया, क्योंकि हमने मनुष्य को ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति माना है और इसकी रक्षा के लिए हमने संकल्प भी हमेशा से लिया, जैसे मैं भी कह रहा था। तो योग के पीछे भी यदि आज पूरी दुनिया, तो पतंजलि ने भी यही जन्म लिया, यदि रसायन शास्त्री नागार्जुन ने भी यही जन्म लिया, ऋषि कणाद जो अणु और परमाणु का परीक्षण करने वाला ऋषि कणाद भी यही हुआ, भास्कराचार्य जैसा वैज्ञानिक भी इस धरती पर पैदा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय